नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से EIA ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 के बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये कुछ दिनों से मीडिया में इसके बारे में चल रही हैं बातें, काफी काफी सारे वीडियोस और लिंक्स भी हैं। तो मुझे लगा कि मेरे जो अपने इसके ऊपर जो व्यूज हैं उनको मैं रखूं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो EIA प्रोसेस है, मैं उससे थोड़ा सा शुरुआत करना चाहूंगा। EIA और या हम जिसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी कहते हैं, यह एक प्रोसेस है जो सारी दुनिया में इस समय फॉलो किया जाता है, कुछ एकाध देशों को छोड़कर। और लगभग ये 40 50 60 साल के लगभग पुराना ये प्रोसेस है। 60s के लास्ट में US में सबसे पहले इसे लागू किया गया, जिसमें इस बात को निर्धारित किया गया कि कोई भी किसी भी तरीके से जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है या कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी इंडस्ट्री है जो लगाते हैं, उस पर किसी तरह का एक 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 रेगुलेशन हो। ऐसा ना हो कि कोई भी कुछ भी लगाए और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, उसका कोई उत्तरदायित्व ना हो। तो यही इसका मूल जो है, हम समझते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तभी परमिशन दी जाती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जब वो ये निर्धारित करे कि वो उसमें से जो होने वाली जो इम्पैक्ट्स हैं, उसमें से जो होने वाले दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है पर्यावरण को और जो सोसाइटी को, वो बहुत ज्यादा ना हो या कम से कम जो पॉसिबल लेवल है वहां तक हो। तभी हम किसी इंडस्ट्री को, तभी हम किसी प्रोजेक्ट को अलाउ करें। भारत में ये लगभग 90s के शुरुआत में इसे एक प्रॉपर फॉर्म दिया गया। इनफैक्ट 94 में पहला नोटिफिकेशन आया, जिसे हम EIA नोटिफिकेशन 1994 के नाम से जानते हैं। और ये फल स्वरूप था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। तो थोड़ा सा मैं और हिस्ट्री में जाता हूँ। आप सभी को, हम सभी को मालूम है जैसे कि 1984 में एक दुर्घटना हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, जिसके बाद भारत में एक बड़ी परिवर्तन के बारे में सोचा गया और ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986। और उसी के तहत ये प्रावधान आया 1994 में, जिसे हम EIA नोटिफिकेशन 1994 के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी तरीके का प्रोसेस नहीं था, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से 94 के नोटिफिकेशन के बाद ही ये शुरू हुआ। दूसरी ये बात है कि ये नोटिफिकेशन 2 बार बदल चुका है अभी तक। जैसे मैंने कहा 94 में सबसे पहले आया था, 2006 में एक बार और आया, लगभग 12 साल बाद। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अभी चेंज हो जाना चाहिए। अगर हम पुराने समय सीमा को अगर मानकर चलते हैं, तो अभी 14 साल बाद ही आया है। 2006 के 14 साल बाद 2020 में ये नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है। तो इसकी प्रक्रिया यही है कि आप पहले लोगों के सामने रखते हैं, सरकार इसको लोगों के सामने रखती है और लोगों से राय मांगती है कि ये कैसा है, इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए या कोई और सुझाव है कि नहीं। ये सिर्फ EIA के केस में नहीं है, बल्कि हर एक जो भी नोटिफिकेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, वो मोटा मोटी उनका फॉर्म इसी तरीके से होता है। तो ये मार्च में आया था, मार्च 2020 में, और इसमें कुछ चेंजेस की बात की गई है। अगर हम भारत के नोटिफिकेशन EIA 94, तो 2020 के की नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के डिस्कशन से पहले मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा 2094 में क्या आया था और 2006 में क्या आया था। तब हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में और क्लैरिटी आएगी। एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि क्या इसमें था शुरू में और क्या नहीं था, और क्या हुआ है, क्या कौन कौन सी चेंजेस आई हैं।
लेकिन उससे भी पहले मैं एक आपको जो एक प्रोसेस जो है, जो हम जिसको हम जानते हैं, जिसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, और किस तरीके से एनवायरमेंटल क्लियरेंस, इन शॉर्ट ईसी, ईआईए से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सो जो नोटिफिकेशन का प्रावधान ये है कि आपको कोई भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जो वो प्रोजेक्ट लिस्ट में दिए हुए हैं, 2006 में जो पिछला लिस्ट था जो अभी तक चल रहा है, वो उसमें भी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे लिस्ट में, और 94 के लिस्ट में भी, 94 के जो नोटिफिकेशन, उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो उन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के से पहले, या अगर वो पहले से चल रहे हो किसी भी तरीके से और उसमें आप कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ अगर आप मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, तब आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी, जो आपको सरकार देगी। जो अभी तक तो जो चल रहा है, मैं 2006 के नोटिफिकेशन के बारे में कह रहा हूं इस समय, इसमें यही प्रावधान है कि प्रोजेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। बी में भी एक स्पेशल कैटेगरी है, बी1। तो प्रोजेक्ट ए की जो जितनी प्रोजेक्ट्स हैं, वो अगर हम मोटा मोटी समझे तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके जो प्रभाव हो सकते हैं वो ज्यादा बड़े हो सकते हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके इम्पैक्ट्स होने की संभावना, अगर हम उसके एरियल डिस्टेंस देखें, या उसके लोगों पर प्रभाव देखें, या उसका सिवियरिटी देखें, उसके चांसेस ज्यादा हैं। तो इसीलिए उसका क्लियरेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और जो बी कैटेगरी है, स्पेशली बी1 जो कैटेगरी है, उस वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिनके ए के मुकाबले, जिनके स्पेशल एक्सटेंट भी शायद थोड़ा छोटा है, और जो सिवियरिटी है वो भी थोड़ा सा कम है। इसीलिए उसको राज्य सरकार देती है, जिसका क्लियरेंस जो है वो राज्य सरकार देती है। तो ये इसका मूल है, ये नोटिफिकेशन का। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें 1994 और 2006 के बीच में, तो सबसे जो बड़ा जो चेंज आया था, और इनफैक्ट जो गोविंदराजन कमिटी ने सजेस्ट किया था, 2002 या 3 में आया था गोविंदराजन कमिटी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ईआईए का जो प्रोसेस है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि क्योंकि उस 94 के जो नोटिफिकेशन में जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो ये सजेस्ट किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर ये पूरा ना रखे, और थोड़ा सा जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दे। और इसी के चलते कैटेगरी बी1 बनाया गया 2006 में, क्योंकि उससे पहले कैटेगरी बी1 नहीं था, सिर्फ लिस्ट था, प्रोजेक्ट्स के लिस्ट थे। और उसमें जो 2006 का जो नोटिफिकेशन है, उसमें आपको अगर आप देखें तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 4 स्टेजेस की बात की गई है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन और अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये 4 स्टेजेस की बात की गई है 2006 में। तो ये स्टेजेस क्या है? स्क्रीनिंग, ये चारों ही ऐसे स्टेजेस हैं या ऐसे स्टेप्स हैं जो जिनको हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के तरीके में जानते हैं। पूरे दुनिया में ही जो भी ईआईए को स्टडी करते हैं, ईआईए के लिटरेचर को स्टडी करता है, वो जानता है कि ये इन स्टेजेस की जरूरत क्या है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्क्रीनिंग जो प्रोसेस है वो बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं, कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता कि हर एक प्रोजेक्ट, हर एक एक्टिविटी को एनवायरमेंटल असेसमेंट के अंडर, माने उनकी असेसमेंट्स की, इम्पैक्ट्स की असेसमेंट्स हो। क्योंकि इसके 2 कारण है, एक तो ये समय आप इतना नहीं निकाल सकते, दूसरा रिसोर्स आपके पास इतना नहीं है। पैसा बोलिए या जो मैन पावर बोलिए, दोनों ही इतना फिजिबल भी नहीं है, और लॉजिकली भी ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि किसी एक जगह पर आपको ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि किन प्रोजेक्ट्स की में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है ज्यादा, और किसमें हम अवॉइड भी कर सकते हैं, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक जो सबसे बड़ा कारण यह है कि हम
अवॉइड करके उन उन प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा एम्फेसाइज कर सकते हैं जिनके प्रभाव ज्यादा हैं। तो वो जो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ये निर्णय करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट, किन प्रोजेक्ट्स की इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, किन प्रोजेक्ट्स के असेसमेंट नहीं होगा, उस प्रोसेस को हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग इन और स्क्रीनिंग आउट। तो स्क्रीनिंग दो तरीके की हो सकती है। एक तो उन प्रोजेक्ट्स को शामिल किया जाए जो जिनका हमें एनवायरमेंटल असेसमेंट करना है, और दूसरा उन प्रोजेक्ट्स को बाहर करना, स्क्रीन आउट करना, जिनके इम्पैक्ट असेसमेंट जिनमें नहीं चाहिए। दूसरा जो स्टेज है स्कोपिंग। स्कोपिंग वो स्टेज है, अगेन वो भी स्क्रीनिंग से भी यही मिलता जुलता है। स्कोपिंग वो स्टेज है जिसमें आप उन इश्यूज को निर्धारित करते हो, उन इश्यूज को लिस्ट करते हो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के केस में, जो कि आपको लगता है कि जिसमें बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है। लॉजिक वही सेम ही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट में आप ए टू जेड हर एक चीज को आप असेसमेंट कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, असेसमेंट्स के लिए पैसे की जरूरत है, लैब की जरूरत है, मैन पावर, प्रोफेशनल्स की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको उन विषयों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो वाकई में जिनके प्रभाव दुष्प्रभाव हैं। और तो यही है स्कोपिंग का जो स्कोपिंग का स्टेज है, वो यही है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेज के बारे में बताया गया है 2006 के नोटिफिकेशन में, वो है पब्लिक कंसल्टेशन। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट का दुष्परिणाम जानने से पहले ये हमें लोगों से पूछना ये बाध्य करता है कि आप पे इसका क्या प्रभाव आप समझते हैं कि हो सकता है। आपका कोई खास मुद्दा तो नहीं है। तो नॉर्मली पब्लिक कंसल्टेशन, ये हम सभी को लगभग मालूम होगा कि उन्हीं जगहों पे होता है जहां पे एक्चुअली प्रोजेक्ट आ रहा है। मान लीजिए किसी गांव में अगर प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ऐसे जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन। तो अगेन पब्लिक कंसल्टेशन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है पब्लिक हियरिंग, और दूसरा है लोगों से लिखित रूप में उनके सुझावों को लिया जाए। तो जो पब्लिक हियरिंग जो काफी फेमस है, हम लोग सभी जानते हैं, अक्सर न्यूज में रहते हैं अच्छे या बुरे कारणों की वजह से, वो यही है कि उन लोगों से ये जानना जो जो लोग उस प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले हैं, विस्थापित होने वाले हैं, या जिन पे आने वाले दिनों में खतरा मंडरा सकता है। जैसे आजकल हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, या अगर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें तो एक जोन था जिसमें लोग जिसमें प्रभावित हुए हैं, और ऐसे लोगों की व्यूज जानना जरूरी है। अभी अगर हम बात करें, जो आसाम में जो ऑयल वेल में जो ब्लो अप हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, जिससे आग का जो घटना हुआ है, उसमें भी कुछ लोग जो किनारे सराउंडिंग एरिया के जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित हुई है। तो पब्लिक हियरिंग का जो मुद्दा, जो मकसद है, वो यही है कि लोगों से ये पूछा जाए कि आप इसके बारे में क्या आप विचार रखते हैं। क्या आपको प्रोजेक्ट एकदम ही पसंद नहीं है, या कोई खास ऐसा मुद्दा है जो जैसे रिचुअल से रिलेटेड हो गया, कोई ऐसा एक विषय हो गया, कोई एक सेक्रेड फॉरेस्ट हो गया या सेक्रेड हिल हो गया, जिसको जो किसी भी कल्चर के लिए, इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए बहुत ही मायने रखती हो, तो उसको आप ऐसे नहीं हटा सकते, उसको आप ऐसे नहीं माइनिंग कर सकते या वो नहीं कर सकते जब तक कि आपको परमिशन न मिले। तो ये पब्लिक हियरिंग है। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है रिटन में लोगों से लेना, लिखित रूप में लोगों से उनके सुझाव लेना, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इस प्रोजेक्ट लोकेशन के आसपास रहते हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, जो किसी और तरीके से इसमें खुद को जुड़ा महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है, अगर वो एनवायरमेंटल इश्यूज के विषय में काफी जागरूक है और वो कुछ अपना मत रखना चाहे, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो कोई भी उसमें अपना मत रख सकता है।
तो ये था तीसरा। और चौथा स्टेज है अप्रेजल। अप्रेजल जो है वो प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस है 2006 का नोटिफिकेशन के अनुसार, जिसमें पूरी स्टडी होने के बाद में एक आप रिपोर्ट बनाते हैं, जिस रिपोर्ट को EIA रिपोर्ट कहते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को कुछ एक्सपर्ट्स पढ़ते हैं, जिनको हम लोग एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी या एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी कहते हैं, जो सरकार बनाती है। वो उसको पढ़ती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इम्पैक्ट सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक जरूरत है, और ये हम नकार नहीं सकते। ये आने वाले दिनों में इनकी जरूरत पड़ेगी। हम जो कपड़ा पहनते हैं, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हम लोग जो गाड़ियां चलाते हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? ये सभी प्रोजेक्ट से आ रही है, इंडस्ट्रीज से आ रही है। तो यानी ये एक ऐसा चीज है जिसको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, आपको करना ही है। लेकिन इसको बेस्ट तरीके से कैसे करना है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको बेस्ट तरीके से करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ये संभव है। ये संभव तभी है जब हम पूरे नियमों को माने। हमारा जो विल पावर है, चाहे वो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो मालिक है, उनका जो विल है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनका जो विजन है, उस पर डिपेंड करती है। पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करती है। और जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उनका व्यू क्या है, उनका जागरूक, वो किस तरीके से जागरूक है, उसके ऊपर निर्भर करते हैं। यानी हमें प्रोजेक्ट भी चाहिए, और वो सही तरीके से हो, पर्यावरण और लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, वो भी जरूरी है। तो उसी चीज के ऊपर डिसीजन होता है कि इस प्रोजेक्ट को हाँ किया जाए या हम लोग इसको रिजेक्ट करें, वेदर वी शुड ग्रांट इट और रिजेक्ट इट। 2006 के नोटिफिकेशन में एक स्टेज और भी था कि हम लोग कुछ सुझावों के साथ में इसको फिर से भेज सकते हैं। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी कुछ सुझाव देकर इसमें बोल सकती है कि इसको आप फिर से लेकर आइए, हम इसको फिर से जांच करेंगे। इस समय ये पास करने की परिस्थिति में नहीं है। तो ये 4 स्टेजेस जो थे, ये EIA नोटिफिकेशन का 2006 का मेन, अगर आप कहें कि उसका मेजर पॉइंट्स थे। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स थे, जैसे एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी कैसे बनेगी, कौन उनका नाम सुझाव करेगा, या कौन उसको फाइनलाइज करेगा, उस कमेटी के लोगों की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, उनका एक्सपर्टाइज क्या होगा, कितने सालों के लिए वो कमेटी रहेगी। और एक चीज और, जैसा कि मैंने कहा कि 94 के नोटिफिकेशन के बाद में स्टेट्स को काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी। तो जो B कैटेगरी की प्रोजेक्ट्स हैं 2006 में, उसके बाद पहले स्टेज में आपका जो एक लेयर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेयर, जिसमें एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज काम करती है। और दूसरे लेयर में स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट की बात है, उस स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी मानते हैं। और उसके अंडर में जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, जिसको स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी SEAC वो काम करती है। यहाँ पे हम एक चीज और भी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका एक नाम है दिया गया है, उसका नाम है स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, SEIAA। तो वो कौन कैसे बनेगा, वो कितने सालों के लिए बनेगी, कितने लोग होंगे, तो वो सब भी इसमें इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो मैंने कहा लिस्ट दिए हुए हैं, फॉर्म दिया हुआ है कि कौन सा फॉर्म आपको भरना है। जो अगर आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे कैसे पता चले कि कौन सा फॉर्म भरना है, उसमें क्या क्या जानकारियां देनी है, मेरा वो सब उसमें दिया हुआ, फॉर्म 1 कहते हैं उसको, वो डिटेल्स दिए हुए हैं।